आज 7 मई है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो बहुत बड़े ज़मींदार थे। तो उनकी माता शारदा देवी थी और जोरासांको ठाकुरबाड़ी हम लोगों के एकदम पास में ही उनका घर है। चूँकि रविंद्रनाथ जी बहुत बड़े घर में पैदा हुए थे, उनकी पढ़ाई घर पे ही हुई। उस समय फॉर्मल स्कूल्स तो बहुत कम ही हुआ करते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट तो थे ही, और उनका लेकिन कला के प्रति, कविताओं के प्रति रुझान बचपन से ही रहा है। उनके पिताजी तो चाहते थे कि वो लॉयर बने, पर उनका लॉ में बहुत रुचि नहीं था। हालांकि वो विदेश गए, लॉ पढ़े, लेकिन वो भारत जब आए तो एक तो उस समय भारत परतंत्र था ब्रिटिश राज के, तो उनको वो बात ठीक नहीं लगती थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसकी चेतना ने एक उछाल मारा है, वो कभी भी परतंत्रता को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वह भारत स्वतंत्रता के एक हिस्सा बने। वो उस समय गांधी जी के साथ कई बार इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उनको जो हम ज़्यादातर जानते हैं, या पूरा भारत जानता है, या पूरी दुनिया जानता है, वो ये है कि उनकी जो किताब है गीतांजलि, उसके लिए जब उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले भारतीय हुए, सिर्फ भारतीय नहीं, पहले नॉन यूरोपियन हुए जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। ये बहुत गौरव की बात थी भारत के लिए। उस समय खासकर बहुत गौरव की बात थी, जब भारत परतंत्र था और दिशाहीन था और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने तो वापस कर दिया, हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग का जो इवेंट हुआ, उसके बाद तो उन्होंने वापस भी कर दिया। और वो जो वापस किया उन्होंने, ये बहुत बड़ा संदेश गया पूरी दुनिया को कि भारत जो है कि वो ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करता है। तो पूरी दुनिया का नज़र पड़ा, उनको नोबेल पुरस्कार मिला इस बात के लिए, और उन्होंने जो नोबेल पुरस्कार वापस किया इस बात के लिए। उनकी जो 2 गाने हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो चित्त जेठा भय शून्य, मतलब जो माइंड है वो जो विदाउट फियर रहता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं वो। क्योंकि हम मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो है अपना स्वतंत्रता। अगर आप स्वतंत्र ही नहीं है, अगर आपका माइंड, आपका मन, आपका दिमाग अगर स्वतंत्र नहीं है, तो देश तो स्वतंत्रता होने की बात ही ख़त्म हो जाती है। मैं समझता हूँ कि देश परतंत्र तभी तक रहता है जब तक आपके चित्त में स्वतंत्रता की बात नहीं आती है। और अगर एक बार आ गई तो फिर दुनिया का कोई भी आदमी आपको परतंत्र रख ही नहीं सकता है। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और एक दूसरा है कि एकला चलो रे। तो उन्होंने एक साहस भरा लोगों के अंदर कि जो सही काम है उसको करना ही है आपको, अगर कोई साथ नहीं दे तो भी आपको करना है। एकला चलो रे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने एक तरीके से मरी हुई आत्माओं में, मरी हुई चेतनाओं में प्राण फूंकने का काम किया। एक ज़रूरी बात और है उनके संबंध में कि गांधी और अंबेडकर जब देश आज़ाद हो गया तो एक बात के लिए बहुत लड़ाई हुई। वो क्या बात थी कि अंबेडकर जो हैं उनको तो बहुत सहना पड़ा था उनके जीवन काल में, वो तो पीड़ित थे, तो वो उत्पीड़न को समझ भी रहे थे। और वो अपनी समझ से कह रहे थे कि भाई जो पिछले वर्ग के लोग हैं, यानी शूद्र जाति के जो लोग हैं, उनके लिए अलग से माने राइट मिलना चाहिए, वोटिंग राइट। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी जी पूरे मनुष्य को एक ही मानते थे। ये अलग बात है कि उस समय छुआछूत और उस समय जो ऊंच और नीची जाति का जो प्रथा था वो बहुत चरम सीमा पे था। लेकिन देखिए वो तो समाज व्यवस्था, उसमें कोई क्या कर सकता है। इसमें तो जो करना है समाज को ही करना है। बाकी तो जितने भी बड़े लोग हैं
जितने भी बड़े लोग हैं सबने तो इसका विरोध ही किया है ना। कौन है जो इसके पक्ष में खड़ा हुआ है बताइए? लेकिन ये समाज ही तो है। समाज तो मैंने सारे लोगों से ही बना है। जब सारे लोग ही जब नहीं समझ रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है? कोई गांधी क्या कर सकता है, इवन कृष्ण क्या कर सकते हैं, और बुद्ध क्या कर सकते हैं, और महावीर क्या कर सकते हैं? तो समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण सभी हार गए हैं। तो गांधी तो क्या थे? तो गांधी भी हारे हुए थे एक तरीके से। हालांकि गांधी भी इसके बहुत विरोध में ही थे कि भाई किसी भी तरीके का कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर जो चाहते थे वो बात अलग थी। अंबेडकर तो जो चाहते थे कि उनका जो मतदान करने का जो अधिकार है वो अलग से मिले। तो इस बात पे दोनों का झगड़ा था। अब इस झगड़े को मिटाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बीच में पढ़ के। तो उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। वैसे मेरे देखे तो मैं तो इस संबंध में गांधी जी के साथ ही हूँ, क्योंकि आप बांट कर कभी भी समाज व्यवस्था को स्वस्थ नहीं कर सकते। आपको जोड़कर ही करना पड़ेगा। आप एक बात समझिए ना, आज अभी आप इन दिनों की बात कर रहा हूँ, आज 70 साल बीत गए। आप देखिए बहुत सारे लोग वो शेड्यूल कास्ट में जाना चाहते हैं। वो है नहीं लेकिन जाना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कोटा में नौकरी मिलेगी, कोटा में एडमिशन मिलेगा, हाँ, कोटा के बेनिफिट्स मिलेंगे सरकार के, इसलिए जाना चाहते हैं। अब आप देखिए ये कितनी गलत बात है ना? तो इससे कुछ बहुत अच्छा होने का नहीं है कि आप वोटिंग राइट कुछ अच्छा दे देते। अगर वोटिंग राइट आप दे देते, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया तो अच्छा ही किया गांधी जी ने। अगर मान लीजिए दे भी देते तो क्या होता? जो उनके वर्ण के लोग हैं वो मान लीजिए सत्ता में आते तो ऐसे भी आ रहे थे। मायावती जी आ गई, कौन सा हालत सुधर गया? तो वो लड़ाई तो कल भी थी, आज भी है। और उसमें तो खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पंडितों का शोषण वो सही था, वो तो गलत था ही। लेकिन उसमें ये देखना है कि हम पंडितों से अच्छे कैसे हों, उस पर काम करने की ज़रूरत है शूद्रों को, न कि उनसे लड़ने की। अभी तो इन दिनों यहाँ तक बात हो रही है कि पंडितों को जला दो। जैसे मनुस्मृति को जला देते हैं, वैसे पंडितों को जला दो, पंडितों को देश से बाहर निकाल दो, पंडितों का बहिष्कार करो। इन दिनों जो बात चल रही है 70 साल 80 साल के बाद भी, अब आप समझिए इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर अच्छा कुछ करना है तो आप पंडितों से श्रेष्ठ बनो ना। आप मेहनत करके उनसे ज़्यादा पढ़ाई करो, आप मेहनत करके उनसे ज़्यादा पैसे कमाओ। अगर आप मेहनत करके उनसे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करोगे, ज़्यादा अच्छा व्यवसाय करोगे, तो पंडित की क्या औकात रह जाएगी? आपने तो देखा होगा कि जो बड़े नेता बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए काशीराम जी हैं और मायावती जी, जब वो चीफ मिनिस्टर बन गई थी तो जो पंडित मिनिस्टर्स थे वो उनके पांव छूते थे। तो अगर आप अपना उत्थान करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो काम की बात होगी, उससे समाज व्यवस्था अच्छी होगी। न कि आप बहुत सारे आप उसमें सैंक्शंस लगा लो और ग्रांट्स ले लो। तो मैं तो इस संदर्भ में गांधी जी के साथ ही हूँ और बहुत अच्छे से इसको अगर आप पूरी बात पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे से रविंद्रनाथ ने इस बात को अंबेडकर जी को समझाया था और ये झगड़ा मिटाया था। अब रविंद्रनाथ जी जो थे वो तो बहुत बड़े कवि थे, ये तो हम सब जानते हैं। उनकी कविता को तो हमने अपना राष्ट्रगान बना लिया, जनगण मन अधिनायक जयते। सिर्फ हमने ही नहीं, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी उन्हीं की देन है। आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी। यहीं तक नहीं, जो श्रीलंका में गाया जाता है नमो नमो माता, वो भी रविंद्रनाथ जी के से इंस्पायर्ड होके ही गया। उनके जो शिष्य थे उन्होंने इस बात को गाया, तो वो गाना कहीं ना कहीं उन्हीं का है। हमारे बांग्ला जो प्रदेश है वेस्ट बंगाल, उसका जो एंथम है, हाँ, वो भी रविंद्रनाथ जी का है, बांग्लार माटिर बांग्लार जल। तो हम देखते हैं उनमें क्या डेप्थ था, क्या गहराई थी, और साहित्य के भाव से अगर आप देखें तो क्या ऊंचाई थी। तो
निस्संदेह उनको पढ़ना, उनको सुनना, उनको समझना तो हम सब के लिए गौरव की बात है। जो महान कवि होते हैं वो तो ऋषि तुल्य होते हैं। आप देखिए हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब एक तरीके से ऋषियों ने हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब कवियों ने लिखा है। सब कविताओं में है ना, रामायण कविता में है, महाभारत कविता में है, आपके जितने पुराने ग्रंथ हैं वो सब कविताओं में है। तो कवियों में एक उछाल आता है चेतना का, वो उतरता है। मैं एक उतरने की बात बताऊं आपको। ऐसा माना जाता है कि जब रविंद्रनाथ कुछ लिखने बैठते थे तो जो लोग उनके साथ बैठे होते थे ना वो चुपचाप उठ के चला जाया करते थे। ये एक नियम बना हुआ था। एक बार हुआ यूँ कि वो कुछ लोग के साथ बैठे हुए थे, मतलब 4-6 लोग बैठे हुए थे, तो अचानक से लोगों ने देखा कि उनकी आंखें चढ़ गई और वो भाव में आ गए। तो लोगों ने समझ लिया कि अब वो ट्रांस में एक तरीके से जा रहे हैं और अब वो कविता लिखेंगे। तो इस तरीके से वो कविता लिखना शुरू भी करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो छुप के देखता है कि आखिर ये होता क्या है। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर में आ रही है। माने वो है ही नहीं, जिस समय वो कविता लिख रहे हैं वो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही आ रहा है और लिख रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अज्ञात है, और ये अज्ञात रविंद्रनाथ जी के साथ जुड़ा था। उनकी एक बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने शांति निकेतन को बसाया और विश्व भारती का गठन किया। आज भी ऐसा अनूठा प्रयोग दूसरा नहीं हुआ। तो विश्व भारती तो हम जानते हैं किस लिए किया गया था, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है देश में तो देश का कभी भी उन्नति नहीं होगा, ये सब हम जानते हैं। तो ये उन्होंने अपने नोबेल प्राइज़ के पुरस्कार में जो उनको पैसा मिला था, वो बहुत बड़े ज़मींदार तो थे ही, पैसा था ही उनके पास, ज़मीनें थी उनके पास। हाँ, उन्होंने विश्व भारती का गठन किया और आज भी विश्व भारती जो है पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है।